हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो हम अपना अगला पाठ पढ़ेंगे, उसका नाम है सुब्रमण्यम भारती, जो तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक कवि है सुब्रमण्यम भारती। उनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप भी अपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और ध्यान दीजिए। तमिल भाषा के कवियों में सुब्रमण्यम भारती का स्थान सबसे ऊँचा है। उन्होंने अपने समय की आशा अभिलाषा को अपने ओजस्वी वाणी द्वारा घर घर पहुँचाया है। मैंने अपने कविता में उन्होंने लिखा है उस समय की सभी बातें। वे तमिल भाषा के राष्ट्रकवि माने जाते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्रकवि माने जाते हैं, वैसे तमिल के वह राष्ट्रकवि मानते हैं। तमिल भाषा ही नहीं, पूरे भारतवासी उनकी रचनाओं को बड़े चाव से पढ़ते हैं। महाकवि भारती का जन्म मद्रास के यानी आज का तमिलनाडु में तिरुनेलवेली नाम के एक गाँव में वर्ष 1882 के सितंबर माह में हुआ है। उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर है और उनके माता का नाम लक्ष्मी अम्माल था। सुब्रमण्यम को बचपन में प्यार से सब सुबैया कहते थे। सुबैया बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। वे पढ़े लिखने के बहुत तेज थे। उनकी संगीत में भी बहुत रुचि थी, उन्हें पसंद था। कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। 11 वर्ष के होते होते वे अच्छी कविता ही बनाने लगे थे। उनके साथ कविता सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। कुछ ही समय में कविता पारखी की उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे। उन दिनों एट्टापुरम के राजा साहित्य प्रेमी तथा संगीत प्रेमी थे। राजा उनकी सभा में तमिल भाषा के बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। उन्होंने सुबैया की कविताओं की प्रशंसा सुनी तो सस्नेह उन्हें बुलाया गया उस दरबार में लोग उनकी कविता सुनकर मुग्ध हो गए यानी खो गए। परीक्षा में सुबैया खरे उतरे। राजा ने प्रसन्न होकर समस्त विद्वानों के सामने महाकवि सुबैया को भारती की उपाधि से विभूषित कर दिया। देखो, ध्यान दीजिए, सुबैया को भारती की उपाधि एट्टापुरम के राजा ने दी है। भारती उस समय केवल 11 वर्ष के थे। वर्ष 1996 में भारती का विवाह चेल्लम्मा के साथ हुआ। 1 वर्ष बाद ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इसी असामयिक दुर्घटनाएं परिवार का सारा भार भारती पर आ गया। एक और अध्ययन की चिंता, दूसरी ओर घर गृहस्थी भार। ऐसी परिस्थिति में वर्ष 1898 में वे काशी चले गए। वहाँ उन्होंने संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया। वर्ष 1901 में उन्होंने प्रयाग से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय तक वे दर्जनों कविताएं रच चुके थे। तो आगे देखो, काशी के जीवन का भारती पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वहाँ की तत्कालीन वेशभूषा से प्रभावित होकर उन्होंने धोती पहनना शुरू कर ली और सिर पर पगड़ी बांधने लगे, मूछ बढ़ा ली। आज भारती की जो विशिष्ट और स्वर्ण मुद्रा सभी के मन में अंकित है, वह काशी की ही देन है जो हम देख रहे हैं। भारती के मन में देश सेवा और साहित्य सेवा की लगन थी। गांव लौटे तो परिवार के भरण पोषण का समस्या आने लगी। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने छोटे मोटे कई काम किए हैं। जहाँ चाह होती वहाँ राह भी निकलती है। अगर हम किसी को काम करने का निश्चय कर ले, वहाँ पर मार्ग निकलता है। उनके सौभाग्य से वर्ष 1905 में वंगभंग विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ा था। मोर्चे ने भारती के भावुक हृदय पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। स्वभाव से वे क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों द्वारा देशवासियों अत्याचारों को देखकर खून खौल उठा। उन्हें गुस्सा आया, वे पूरे क्रांतिकारी बन गए। उन्हें बड़ी ओजस्वी कविताएं लिखी अपने देशवासियों को पराधीन की बेड़ियों से निकालने के लिए। ऐसे उन्हें कविताएं भी लिखी। इन्हीं दिनों उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह स्वदेशी गीत भी प्रकाशित हुआ है। और वर्ष 1907 में वे तमिल भाषा के राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित भी हुए गए हैं। अब सुब्रमण्यम भारती गुलाम भारत में नहीं रह के पांडिचेरी चले गए, क्योंकि वहाँ उन्हें सब अच्छा नहीं लगने लगा। प्रवास की उनकी रचना कलियापट्टू और पांचाली सपदम अधिक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने नारी जगत में विषय पर भी अनेक कविताएं लिखी। वर्ष 1918 में वहाँ लौटने पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। मुकदमा चला, फिर वहाँ से छोड़े। फिर वर्ष 1919 में वे गांधी जी से मिले। फिर गांधी जी बड़ी प्रशंसा की उनकी। उन्होंने मद्रास जाकर स्वदेश मित्रन से संपादक का भार संभाला। अपनी संपादक प्रतिभा से उन्होंने सबको चकित कर दिया। जुलाई 1920 में मंदिर में एक हाथी ने भारती को अपनी सूंड में लपेटकर धरती पर पटक दिया। वे अचेत हो गए। सितंबर 1921 में 39 वर्ष की अल्पायु में वे परलोक सिधर गए, यानी वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। देखो, इतनी छोटी से आयु में ही वह स्वर्गवास